नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई खास नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। केरल में बाढ़ पीड़ित इलाकों से अभी तक किसी तरह की बीमारी फैलने की खबर नहीं। महामारी की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया 12 टीमों का गठन। तिरुवनंतपुरम में 1 महीने में खुलेगा चक्रवात चेतावनी केंद्र। देश भर में निकलेगी अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे दिवंगत नेता के अस्थि कलश। सभी राज्यों की राजधानी से होगी यात्रा की शुरुआत। देश भर की नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अस्थियां। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में 7वें पायदान पर पहुंचा भारत। 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दिव्या काकरान ने जीता कांस्य पदक। और ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में जीत से एक कदम दूर टीम इंडिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 311 रन। जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट। और अब बात करते हैं केरल में आई बाढ़ आपदा से जुड़ी खबरों की। केरल में मौसम साफ होने के बाद अब राहत और पुनर्वास का काम तेज हो गया है। राज्य ने केंद्र से 2600 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा है। साथ ही 30 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है। केरल में बारिश रुक गई है, बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों का पुनर्वास और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना है। 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ में राज्य का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो चुका है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के मुताबिक राज्य को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के तहत केंद्र से 2600 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണം. മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ഈ വർഷം പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि खुले बाजार से कर्ज लेने की केरल की सीमा बढ़ाई जाए ताकि बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जा सके। राज्य सरकार खुले बाजार से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेना चाहती है। वहीं पिछले 100 साल की भीषण बाढ़ से उबरने के तौर तरीके पर विचार के लिए 30 अगस्त को केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ഇതോടൊപ്പം ഒരു മഹാപ്രളയം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസം, പുനരധിവാസം, പുനർനിർമ്മാണം ഇവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ആഗസ്റ്റ് 30-ന് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के हैसियत से मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी उद्योगपति है, जितने भी बड़े बड़े इस तरह के कारोबार करने के लिए, डोनेशन देने के लिए हमेशा तैयार है, ऐसे लोगों को संपर्क करके सीधा जो भी इकट्ठा किया जाएगा, माल हो या पैसा हो, सीधा सरकार, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा. हम उसमें किसी भी तरह की नज़र दखल अंदाजी नहीं करेंगे.
केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इससे राज्य सरकार को केंद्र से आर्थिक मदद और दूसरी सहायता आसानी से मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने केरल के लिए तत्काल 680 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। केंद्र ने राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी और IGST माफ करने का फैसला किया है। ये व्यवस्था इस साल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। राज्य आधारित बैंकर्स कमेटी ने 1 साल के लिए कृषि कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केरल में बचाव का काम लगभग पूरा होने के बाद अब घरों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के काम पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस काम में 3000 दस्तों को लगाया गया है। मंगलवार को 12,000 घरों की साफ सफाई की गई। हालांकि अब भी 14.5 लाख लोग करीब 4,000 राहत शिविरों में हैं। सबसे ज्यादा एर्नाकुलम में 5 लाख से अधिक पीड़ित राहत शिविरों में हैं। तबाही के बाद एक नई शुरुआत की जद्दोजहद। केरल में आई भयानक बाढ़ के बाद फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं, लेकिन घर फिलहाल रहने लायक नहीं है। घरों में कीचड़ भरा है। बाढ़ ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को गृहस्थी के लिए एक एक चीज फिर से जुटानी होगी। लोग नई उम्मीद के साथ अपने घर को संवारने में लगे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। இப்போ போக முடியல, கதவை திறந்து உள்ளே போக முடியல, பொதுக்குன்னு உள்ளே போகுது கேஸ் குத்தி எல்லாம் இருந்துச்சு, എല്ലാ സാധനവും இருந்துச்சு, എടുക്ക പോലാണെന്ന് பார்த்தா കാല് உள்ளே പോകുது. ഓൾറെഡി വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ വീട് നോക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഡാം തുറന്നു വിടാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാകുമെന്ന് അറിയില്ല. केरल के कई जिलों में बाढ़ का पानी कम होने के साथ साफ सफाई का काम तेजी के साथ चलाया जा रहा है। सेना के जवान भी आम लोगों के साथ मिलकर सड़कों से गंदगी साफ कर रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों की दुकान के अंदर तक भर जाने के कारण मशीनों के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। കടയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കട ജീവിതമാർഗ്ഗമാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റും കളത്തിലായി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും? കടയിൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പറ്റും, കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഗതിയുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടിട്ടിൽ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, അത് സ്വാഭാവികമാണ്, സത്യാവസ്ഥയാണ്. ഇതിലും ചിലപ്പോൾ തോന്നാക്കി പോയ മതിയായിരുന്നു തോന്നാറുണ്ട്. केरल के कई जिले ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है, जिसके कारण हजारों स्थानीय निवासी अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में लगातार राहत सामग्री आने का दौर जारी है। देश के हर राज्य से केरल के लोगों की मदद करने के लिए राहत सामग्री आ रही है। बाढ़ ने ओणम और बकरीद के त्योहार का रंग फीका कर दिया है। केरल के बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां लोग फंसे हुए हैं और वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेना के जवान इस काम में मुस्तैदी से लगे हैं, लेकिन असली चुनौती इसके बाद होगी जब पानी पूरी तरह से यहां चला जाएगा और उसके बाद किस तरह से यहां सफाई और फिर से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। यह बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु और सहायक अभिषेक के साथ केरल के बाढ़ग्रस्त इलाके से अखिलेश सुमन। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने केरल में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों पर दिल्ली में कल बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये बताया कि 65 मीट्रिक टन दवाइयां भेज दी गई हैं। 1 करोड़ क्लोरीन की टैबलेट भी भेजी गई है। क्लोरीन की 3 करोड़ और टैबलेट भेजी जा रही है। वहीं 20 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर मांगा गया है, जिसमें 10 मीट्रिक टन भेज दिया गया है और 10 मीट्रिक टन आज भेजा जा रहा है। केरल के लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। जैसे ही पानी कम होगा, टीमें अपना काम शुरू कर देंगी। 10 विशेष डॉक्टरों की टीम भी तैयार है। 12 टीम्स मेडिकल की तैयार हैं, पब्लिक हेल्थ टीम्स, जो कि पानी घटने के साथ साथ तुरंत वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ को रिस्टोर करना है और पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कैसे हमको व्यवस्था करनी है, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टीम बना दी गई है। 10 स्पेशलिस्ट टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे और उस तरीके से काम करेंगे। केरल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मची तबाही के बाद देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल इन मदद को लेने से इनकार कर दिया है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से घरेलू प्रयासों पर भरोसा करने का
फैसला कर चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात ने केरल में बाढ़ राहत अभियान के लिए करीब 700 करोड़ रुपए नकद देने की पेशकश की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर यह मदद देने की पेशकश की। मालदीव की सरकार ने केरल में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए 35 लाख रुपए दान करने का फैसला लिया था। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरल में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर उम्मीद जताई है कि केरल के लोग जल्द ही इस आपदा से उबरेंगे। और केरल में बाढ़ पीड़ितों तक जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उन्हें रखने के लिए राज्य में कई स्कूल कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में भेजी जा रही राहत सामग्री को इन्हीं केंद्रों पर जमा किया जा रहा है, जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें जो हैं वो काम में जुटी हैं। पीड़ितों तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। ऐसे ही एक सेंटर का जायजा लिया राज्यसभा टीवी की टीम ने। हम अभी जहाँ हैं वह है केरुवल्लूर, चेंगानूर जिले का केरुवल्लूर केंद्र। यह एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लिया गया है और उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप देख रहे हैं कि इतने रिलीफ मटेरियल तरह तरह के, ये दरअसल सरकार का है, सरकार के नियंत्रण में चल रहा है। इसे आर्मी के लोग यहाँ आप देख रहे हो कि आर्मी के लोग इसे उठा कर ले जा रहे हैं और आर्मी यहाँ से जाएगी, आर्मी के लोग यहाँ से लेकर रिलीफ मटेरियल जाएंगे और गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केरल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन एक बहुत बड़ा अनुभव भी है कि किस तरीके से इतनी बड़ी त्रासदी की स्थिति में जब बाढ़ से पूरा घर, पूरा गांव सब कुछ भर गया, उसके बाद जब पानी उतरता है या पानी अभी तक फंसा हुआ है, वैसी स्थिति में जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोग फंसे हुए लोगों तक किस तरीके से सामान पहुंचाया जाए ताकि जब तक पानी निकलता नहीं है वे लोग वहीं बने रहें, जिंदा रहें और पानी निकलने के बाद वे अपने घर की सफाई करें, वो अपने घरों को ले। हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से उन लोगों तक ये सामान पहुँचाए जा रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ केरल के बाढ़ ग्रसित इलाके से अखिलेश सुमन। और सीधा रुख करेंगे केरल, जहां पे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद हैं। अखिलेश, इस वक्त पुनर्वास जो है, लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाना, साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर कई चुनौतियां भी हैं। आप वहां मौजूद हैं, इस वक्त किस स्तर पर प्रयास चल रहे हैं? देखिए अमृता, आज सबसे बड़ा प्रयास मैंने जो आज देखा कि बचाव कार्य तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उसमें अगर कहीं से कोई सूचना आती है तब सरकार उस पर काम करेगी। लेकिन आज सरकार की मशीनरी पूरी तरह से लगी हुई थी राहत सामग्रियों को पहुंचाने में। जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे एयरफोर्स का एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था जहां कि हम खड़े थे, लेकिन इतने हेलीकॉप्टर वहां आ रहे हैं कि वहां से हमको बाहर निकलकर इधर आना पड़ा क्योंकि वहां से कुछ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ सकती थी आपको। तो जो आज जो सबसे बड़ा जोर है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जितनी राहत सामग्रियाँ आई हैं देश के विभिन्न कोने से और व्यक्तिगत तौर पे भी लोग जाकर राहत सामग्रियाँ वहाँ जमा कर रहे हैं, उन सारे लोगों को जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचाना। और जो दूसरी उसके बाद जो मैं सुन रहा हूँ कि उसके बाद बहुत सारे कुएँ हैं, जो पानी के कुएँ हैं, वो पानी के कुएँ भर पड़े हैं, उनमें मिट्टी भर गई है। तो उन कुएँ को कोशिश की जा रही है कि उन कुओं से कैसे मिट्टी मिलाया जाए। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को, छात्रों को इस बात के लिए अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि वो बाद में घरों में जाएं और घरों में सफाई के कार्य का मुआयना करें, अपने अनुभवों, इंजीनियरिंग के अनुभवों को वहाँ लोगों से बांटें और ताकि सफाई का काम तेजी से हो। तो एक जो मोटा मोटी आकलन है वो ये है कि तकरीबन 1 महीना लगेगा इस पूरे राज्य को कम से कम घरों को साफ करके लोगों को वहाँ पहुँचाने में। और इस बीच रिलीफ सेंटर्स बने हुए हैं, रिलीफ सेंटर्स में खाद्य सामग्रियाँ आ रही हैं और बन भी रही हैं, तो वहाँ वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लोग जब तक चाहें रह सकते हैं। लेकिन लोग रिलीफ सेंटर से अपने घरों को जाते हैं, वहाँ से फिर लौट कर वापस आते हैं क्योंकि वहाँ अभी स्थिति नहीं है। कुछ लोगों ने हमको बताया कि बहुत सारे घरों में सांप पाए गए हैं, तो वो इंतजार करें कि बड़े पैमानों पे किरासन तेल का छिड़काव किया जाए ताकि सांप वहाँ से घरों से निकल जाए, ताकि वे अपने खुद भी अपने सफाई काम को करें। तो सरकार की मशीनरी और व्यक्तिगत तौर पे भी नौजवान भी इस बात में लगे हैं। कुछ वॉलंटरीली, जो मैं बात कर रहा था कि वॉलंटरीली नौजवान इकट्ठे जा रहे हैं, अपने इलाके के घरों को साफ करके फिर वापस आ रहे हैं। तो कोशिशें चल रही है अमृता कि सरकार व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे सारे लोग लगे हुए हैं कि केरल को सामान्य स्थिति में लाया जाए। लेकिन जिस तरह की विपदा पड़ी है उस विपदा को सामान्य स्थिति में लाने में
जो लोगों बता रहे हैं कि 1 महीना तकरीबन लग बिल्कुल, जाएगा वक्त- ताकि लोग घरों से और सामान्य, लेकिन इस बीच में ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन शुरू हो गया है। अभी कम्युनिकेशन की जो समस्या है वो बनी हुई है, फोन की और बिजली लाइन की, जिस पर सरकार को अभी ध्यान देना है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और उधर कर्नाटक में भी बाढ़ के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कोडागु जिले में पिछले कई दिनों से भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के चलते हालात बिगड़े हुए थे। भारी बारिश से प्रभावित हुए जिलों में राहत का काम जोरों पर है। राहत अभियान में भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है, जिनके जरिए बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रभावित इलाकों में आपातकालीन चिकित्सा टीमों को भी तैनात किया गया है। कोडागु जिले में राहत सामग्री को सीधे पंचायत कार्यालयों में भेजा जा रहा है। कई ग्राम पंचायतों में राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। तहसीलदारों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। और मध्य प्रदेश के भारी बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार रात मूसलाधार बारिश शुरू हुई। खबर के मुताबिक तेज बारिश के चलते भोपाल में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि मंदसौर जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। भोपाल के किलोद पार्क इलाके में तेज बारिश के दौरान एक 4 दीवारी साथ में सटी एक झोपड़ी गिर गई। इससे झोपड़ी में सो रही एक महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि टीला जमालपुरा इलाके में 16 वर्षीय युवक नाले में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक अन्य घटना में ईंट खेड़ी इलाके में भी दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मंदसौर में गुलियाना इलाके में मंगलवार को बारिश के पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। गाड़ी एक नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज बहाव में बह गई और गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई के दादर इलाके में स्थित एक रिहायशी इमारत में आज सुबह आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 16 लोग घायल हुए। जिस इमारत में आग लगी ये दादर इलाके में हिंद माता सिनेमा के पास स्थित है। 17 मंजिला क्रिस्टल टावर आग लगने के बाद कई लोग अलग अलग मंजिलों में फंस गए, जिन्हें दमकल विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसकी खबर दमकल विभाग को सुबह 8:30 बजे मिली। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां, पानी के कई टैंकरों को भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है, छानबीन जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी देश भर में अस्थि कलश यात्रा निकालेगी। इसके बाद दिवंगत नेता की अस्थियां देश भर की नदियों में प्रवाहित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलश पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे। बीजेपी प्रदेश इकाई राज्यों की राजधानियों से यात्रा की शुरुआत करेगी और ये सभी प्रखंडों से होकर गुजरेगी। आखिर में पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां देश भर की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी। इस दौरान पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि देश भर में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए सभी राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदास कामत का निधन हो गया। उन्होंने आज दिल्ली में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। गुरदास कामत 63 साल के थे और आज सुबह ही अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित प्राइमस अस्पताल पहुंची, जहां पे गुरदास कामत का देहावसान हुआ। यूपीए सरकार के कार्यकाल में गुरदास कामत 2009 से 2011 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। गुरदास कामत कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। इसके अलावा कामत ने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। गुरदास कामत 2009 में उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से लोकसभा सदस्य रहे। इससे पहले 1984, 1991, 1998 और 2004 में भी कामत उत्तर पूर्व मुंबई सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। गुरदास कामत के निधन पर कई राजनेताओं ने शोक जताया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने 3 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। लालजी टंडन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, वहीं सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय को मेघालय का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरी कोशिश होगी कि बिहार की स्थिति सुधरे, उसमें मेरा योगदान हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया है कि शीर्ष अदालत के 20 मार्च के आदेश को फिर से लागू किया जाए। याचिका में नए कानून को असंवैधानिक और संविधान के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। SC/ST कानून में संशोधन के जरिए जोड़े गए नए प्रावधान 18A के लागू होने से दलितों पर अत्याचार के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को मंजूरी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिए फैसले में SC/ST कानून के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि SC/ST अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। DSP पहले शिकायत की जांच करके ये पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। और मलेशिया ने चीन समर्थित 3 परियोजनाओं से हाथ खींच लिया है, जिसकी लागत 22 अरब अमेरिकी डॉलर थी। बीजिंग की 5 दिवसीय यात्रा को आखिरी दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने मंगलवार को कहा कि जब तक मलेशिया अपना कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक इन सौदों से जुड़े समझौतों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मलेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठा रही है। जिन परियोजनाओं को रद्द किया गया है उनमें मलेशिया के पूर्वी तट को दक्षिणी थाईलैंड और कुआलालंपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और 2 गैस पाइपलाइनों की परियोजना शामिल है। वेनेजुएला का उत्तरी तट कल भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई और इसका केंद्र कारूपानो शहर रहा। भूकंप के झटके राजधानी कराकास के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए, जहां सुरक्षा के लिहाज से इमारतों को खाली करा लिया गया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। US पैसिफिक सुनामी सेंटर के मुताबिक भूकंप से आसपास के इलाकों में समुद्र में लहरें उठ सकती हैं। परमाणु हथियार खत्म करने को लेकर उत्तर कोरिया कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। दुनिया भर के देशों में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इस बारे में खुलासा किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये रिपोर्ट कल ही जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर कोरिया में निश्चित रेडियो केमिकल स्थलों पर चल रहे काम के संकेत मिले हैं। उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम DPRK का जिक्र करते हुए एजेंसी ने कहा है कि DPRK के परमाणु कार्यक्रम के जारी रहने और उसमें प्रगति होने के साथ ही DPRK के बयान से गंभीर चिंता पैदा होती है। परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तर कोरिया प्रशासक किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सिंगापुर में बैठक हुई थी, जहां पे किम जोंग उन ने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने को लेकर सहमति जताई थी। और अब बात करते हैं 18वें एशियाई खेलों से जुड़ी। इंडोनेशिया में हो रहे 18वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 16 साल के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इसी मुकाबले में अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में संजीव राजपूत ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया।
37 साल के अर्जुन पुरस्कार विजेता संजीव राजपूत एशियन गेम्स में भारत के सबसे अनुभवी शूटर हैं। भारत की पुरुष सेपक टकरा टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में थाईलैंड की टीम से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला कुश्ती के फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम वर्ग में दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों ने 18वें एशियाई खेलों में अब तक 3 दिन में कुल 6 पदक जीते हैं। इनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारत की झोली में अब तक 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल समेत 10 पदक आ चुके हैं। सौरभ चौधरी से पहले कुश्ती में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और आइए एक नजर डालते हैं 18वें एशियाई खेलों की पदक तालिका की मौजूदा स्थिति पर। और आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया जीत से 1 विकेट दूर है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 311 रन पर 9 विकेट गंवा दिए। मेजबान टीम 521 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है और जीत के लिए अभी 210 रन और बनाने हैं। इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद 30 और जेम्स एडरसन 8 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। भारत की तरफ से मैच की दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए। वहीं ईशांत शर्मा को भी 2 विकेट हाथ लगे, जबकि मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के 1-1 विकेट हासिल करने में सफलता मिली है। और दुनिया भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे रिवायती अंदाज के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली समेत देश भर के मस्जिदों में खास नमाज अदा की गई। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने का सिलसिला जारी है। लोग इस मौके पर दुनिया भर में अमन और चैन की दुआ कर रहे हैं। एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला जारी है। ईद उल अजहा का त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के जज्बे की याद में मनाया जाता है, जिसमें इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। तभी त्यौहार को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सऊदी अरब के मक्का में लाखों लोगों ने खास नमाज अदा की। दुनिया भर से यहाँ आए लोगों ने अमन और सलामती की दुआ मांगी। ईद उल अजहा के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। कुर्बानी का दिन है, इसमें नमाज पढ़ी जाती है और जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। जानवरों की कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जानशी साहबजादे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में तमाम इंसानों को जो ईमान लेकर आए उनको जानवरों की ज़ुबह करने की इजाज़त दी। आप सब देशवासियों को ईद मुबारक। और सब लोग मिल के रहें और सब मिल के रहें। सब लोग मेरे घर पे आए। हैप्पी ईद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नज़र देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।